साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे जो है अपन डिस्कस कर रहे हैं। अधिकांशतः आपकी क्वेरी आती है कि धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS का नोटिस कैसा होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, अगर हमें नोटिस मिला है तो हमें क्या करना है और किस तरह से वर्कआउट करना होता है। अब इस चैप्टर को मैं आपको थ्योरेटिकल वे में समझाता तो मे भी कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पाते। डिसाइड किया मैंने कि इसको मैं बाय द वर्च्यू ऑफ PPT जो है आपको समझाऊंगा, ताकि चीज़ें जो है विजुअलाइज वे में आपको क्लियर हो जाए। तो सीखना चाहोगे भाई तो फटाफट से जो है एक नोटबुक लियो, पेन लियो, क्योंकि देखो भले ही आज PPT के माध्यम से मैं अपना चैप्टर दे रहा हूँ, पर जो बेसिक हमारा टेम्परामेंट है, जो बेसिक हमारा गोल है, जो बेसिक हमारा मिशन है, उसको नहीं भूलना है और हमें लर्न करना है। इवन आई एम अ लॉयर, आई एम ऑल्सो लर्निंग, देन यू हैव टू लर्न ऑल्सो। देखो स्क्रीन पे जो है आपको एक फॉर्मेट दिख रहा होगा एक नोटिस का। बेसिकली देखो हर स्टेशन का अपना अपना एक फॉर्मेट है, तो हमने एक जनरल फॉर्मेट जो है ले लिया। देखो नोटिस जो है धारा 35(3) का, इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। देखो एक गाना सुना होगा आपने, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसलिए मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया। अब पुलिस वाले आपको चाय पे तो बुलाएंगे नहीं, वो आपको बुलाएंगे पूछताछ के लिए। तो अगर आपने जो अपराध किया है उस पर पनिशमेंट जो है 7 साल तक का है, ये मान लेते हैं अपन अभी फ़िलहाल। तो आपको वो एक नोटिस देंगे कि भाई आप आइए और अपराध के बारे में जो भी जानकारी है बताइए, साझा कीजिए और हमें कोऑपरेट कीजिए। क्लियर है? जिस माध्यम से आपको बुलाया जाएगा वो एक लीगल माध्यम है और उस माध्यम को हम कहते हैं धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS का नोटिस। क्लियर हो गया? पहले कॉन्सेप्ट क्या था? 41A CRPC। अब ये क्या हो गया? धारा 35(3) BNSS। कहते हैं कि सास भी कभी बहू थी। तो अभी वर्तमान में तो है धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS, पहले था धारा 41 है CRPC। तो बात तो एक ही है। जब किसी व्यक्ति को बुलाया जाएगा तो एक कॉलम होता है नेम ऑफ अक्यूज्ड का, उसमें जो है इसका नाम लिखा जाएगा और उसमें क्या स्पेसिफिकेशन आएगा? नेम ऑफ द अक्यूज्ड, उसके बाद सन ऑफ, जिसको हम टेक्निकली वल्द बोलते हैं। फिर आता है उसका एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं सकीन। फ़ोन नंबर भी मैंडेटरी है आजकल, और ईमेल आईडी अगर अवेलेबल है तो ये भी जो है मेंशन करते हैं। पर जो पढ़े लिखे राज्य हैं, यहाँ जहाँ पर पुलिस जो है बहुत अच्छा काम कर रही है और टेक्निकली बहुत जो है एडवांस्ड है, तो वहाँ तो ये बहुत चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पर जहाँ पर पुलिस जो है कम नॉलेज रखती है, टेक्निकली जो है एक्विट नहीं है विद द मॉडर्न पैटर्न्स, तो ये लोग जो है एक होते हैं ना कागज़ की पर्ची पे नोटिस जो है लिख के भेज देंगे आपको। जबकि एक अच्छे फॉर्मेट में जो है ये नोटिस जो है बनना चाहिए। अक्यूज्ड को अधिकार है, क्या पता है आपको, टू नो उसके विरुद्ध क्या अपराध है। अक्यूज्ड को ये जानने का अधिकार है कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है, और ये अधिकार उसे देता है आर्टिकल 22 संविधान का। इसमें हालांकि एक चीज़ मिसिंग है इंसेप्शन पे, बट बाद में जो है इसको कवर अप करने का प्रयास किया गया है। क्या है चीज़ें? इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड as per the protocol of section 35 subclause 3 of BNSS, I hereby inform you that during the investigation of case, अब यहाँ पर आएगा FIR नंबर। और एक बात ध्यान रखना भाई, पुलिस जो है आपको बुला सकती है चाहे मामला कॉग्निजेबल है चाहे मामला नॉन कॉग्निजेबल है, पर अमूमन ये नोटिस किस में आएगा आपको कि जहाँ पर FIR है, मीन्स मामला कॉग्निजेबल है। FIR का डेट आएगा, किस सेक्शन में FIR है ये आएगा, और ये हमारे थाने पर दर्ज है और आपसे हमें पूछताछ करनी है। आपके संज्ञान में कुछ फैक्ट्स हैं जिनसे पूछताछ करना जो है इजी रहेगा, इसलिए आप इस समय पर जो है थाने पर उपस्थित हो जाए। तो एंड में डेट का और टाइम का जो है मेंशनिंग होगा। क्लियर है बात ये? हालांकि फॉर्मेट जो है मैंने आपसे कहा है अलग अलग हो सकते हैं। जो वर्तमान फॉर्मेट है इट इज़ बेसिकली अ कॉमन फॉर्मेट, और इसके अलावा कुछ शर्तें भी जो है यहाँ पर लिख दी जाती हैं कि आप जो है फर्दर कोई ऑफेंस कमिट नहीं करेंगे, एविडेंस को टेम्पर नहीं करेंगे, कोई थ्रेट नहीं करेंगे, किसी को इंड्यूसमेंट नहीं देंगे, कोई प्रॉमिस नहीं करेंगे किसी को कि आप जो है बयान जो है बदल लीजिए और अल्टीमेटली हमको जो है बचा लीजिए। पर ये जो शर्तें हैं, ये शर्तें हैं धारा 35 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज B BNSS की। क्लियर है बात ये? इसके अलावा जब कोर्ट आपको बुलाएगा तो आप जो है अपीयर हो जाएंगे, आप ज्वाइन करेंगे इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मंशा है धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS की। डिस्क्लोज करेंगे ट्रूली ऑल द फैक्ट्स जो आपकी जानकारी में है, ताकि इन्वेस्टिगेशंस को प्रॉपर्ली कंडक्ट किया जा सके। आप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करेंगे, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोवाइड करेंगे। पर एक बात ध्यान रखिएगा
कि जानकारी की आड़ में कोई भी ऐसी साक्ष्य जो इंक्रिमिनेटिंग है, जो आपके विरुद्ध ही साक्ष्य को संस्थगित कर दे, वो देने के लिए पुलिस आपको बाध्य नहीं कर सकती है। इसके अलावा आप कोऑपरेट करेंगे और भागेंगे नहीं और संपूर्ण अपना देंगे असिस्टेंट, ये भी रिक्वायरमेंट है धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS की। इसके अलावा एविडेंस को जो है डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे और कोई भी कंडीशंस जो इम्पोज करेगा IO या SHO उसको कंप्लाई करेंगे। तो शर्त संख्या E, F, G, H और J को हम देखते हैं तो ये है धारा 35 सब क्लॉज 3 की। रिमेनिंग जो है ये है धारा 35 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज B BNSS की। अगर आप शर्तों का उल्लंघन करेंगे तो आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं। क्लियर है बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट में लिखा हुआ क्या रहता है इसमें कि अगर आप इस नोटिस की पालना नहीं करते हैं, जो आपको डेट दी गई है उस पर आप नहीं आते हैं, तो आपका अरेस्ट भी होगा। क्लियर है बात ये। तो इसलिए अगर किसी मामले में पनिशमेंट जो है 7 साल तक का है और पुलिस जो है आपको नोटिस नहीं दे रही है धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS का, तो आपको पुलिस को एक निवेदन भेजना है जरिए एडवोकेट। तब भी वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, गो टू ऑनरेबल सेशंस कोर्ट वाइल मूविंग द एंटीसिपेटरी बेल। इसके अलावा क्वेश्चनिंग में जा सकते हो। अब यहाँ पर जरूरत है क्वेश्चन की, वैसे आप क्वेश्चन में जाते रहते हो, जरूरत क्यों है? क्योंकि पुलिस का जो प्रोसेस है आपको बुलाने का वो गलत है। रिक्वायरमेंट क्या है? धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS की। नहीं दे रहे, देन वी हैव टू अप्लाई टू द ऑनरेबल कोर्ट दैट दे आर अब्यूजिंग द प्रोसेस। जो रूल ऑफ लॉ है उसका मौखरी कर रहे हैं। क्लियर हो गया अपने को। उसके बाद साइन होगा IO का, उसका एक पद होता है कि वो SI है या CI है, वो लिखा जाएगा और उसके बाद थाने की सील यहाँ पर होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट यूजुअली होता नहीं है नोटिस में, पर जो कॉमन फॉर्मेट है उसमें दिया हुआ है कि ये नोटिस जो है जारी किया गया है और आरोपी को ये डायरेक्शन दिए गए भाई इस तारीख को इतने बजे जो है आ जाए, और इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है उसको लेके जो है आ जाए। और इसके अलावा उससे अपेक्षा की जाती है कि वो जो नोटिस है उसकी शर्तों की पूर्णतः पालना करें। ये यहाँ पर लिख दिया गया है। जैसे ही ये नोटिस रिसीव करेगा आरोपी तो एक एक्नॉलेजमेंट जो है जारी करेगा और इसके साथ साथ जो उसको सर्व करवा रहा है व्यक्ति उसके जो है साइन होंगे। यूजुअली IO ही सर्व करवाता है, इसलिए लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ IO। और आरोपी को नोटिस मिल जाए उसका प्रूफ क्या होगा? ये है सिग्नेचर ऑफ अक्यूज्ड और नोटिस ही, और उसका ये है एक्नॉलेजमेंट। तो अब तो क्लियर हो गया आपको भाई धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS नोटिस क्या होता है, इसमें शर्तें क्या हैं और क्या कंप्लाई विद करना होता है। तो जब भी आपको पुलिस बुलाए तो उनसे पूछिए कि अपराध क्या है। पुलिस थाने बुला रही है, आपसे बदतमीजी कर रही है, फ़ोन पर अबे कर रही है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको वहाँ पर लड़ने की बजाय क्लेवर एक्ट करना है। कई ऐसे मसले होते हैं जो लड़े बगैर भी सुलझ सकते हैं। देखो शरीर में भले कितने ही बल हैं हमारे, पर जो बुद्धि बल है ना वो हर किसी के पास में नहीं होता है। तो आपको बुद्धि बल एक्सरसाइज करना है। और रूल ऑफ लॉ में जो दाव पेज है वो खेलने हैं आपको। तो पहला दाव पेज क्या है? असर्टेन कि आपके खिलाफ ऑफेंसेस क्या हैं। अगर वो असर्टेन नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में आप किसी को भेजिए, ऑफेंस के बारे में मालूम कीजिए। अगर पनिशमेंट 7 साल तक का है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? भाई सेक्शन डालो, गूगल करो कि इसमें पनिशमेंट क्या है। पनिशमेंट 7 साल तक का है, देन डेफिनेटली वी आर टोटली एलिजिबल फॉर दैट नोटिस। और ये प्रोटोकॉल बाईपास नहीं हो सकता है। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अर्नेश बनाम स्टेट ऑफ बिहार का वो पुनः एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा कई जजमेंट है, इवन जजमेंट है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट का, जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का, सब ने ये कहा है कि 41A CRPC इज इम्पेरेटिव। और कई बार ऐसा भी हुआ कि पुलिस वालों ने अपनी करी मनमर्जियाँ, नियम कायदे कानून ताक पे रख के आरोपी को बुला के उसको गिरफ्तार कर लिया जस्ट टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ एंड द कंसर्न पर्सन, इससे वो हैंड इन ग्लव है। या कई बार ऐसा भी रहता है कि पुलिस जो है पैसा खा जाती है कंसर्न परिवादी से अरेस्ट करने के लिए, तो वो लोग भी जेल गए। किसी की लिबर्टी से, किसी की लाइफ से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 21 संविधान का महत्वपूर्ण है। अगर पुलिस पद का दुरुपयोग कर रही है, आपको हैरेस कर रही है, तो पुलिस के लिए भी तैयारी कर लो सेक्शन 198 BNS के तहत। उनके विरुद्ध भी जो है आप लड़ सकते हो एज पर CCA एंड CCS रूल्स, जो कि जुड़े हुए डिपार्टमेंटल एक्शन से। और कई बार ऐसा भी होता है कि नोटिस देने के नाम से पैसे मांग लेते हैं कि भाई नोटिस दे देंगे, लगेंगे भाई पैसे देने पड़ेंगे आपको। तो उस वक्त घबराओ मत, रिकॉर्डिंग करते हुए चलो। कंसर्न पुलिस वालों के भी और कंसर्न दलालों के भी, वो कोई भी हो सकता है। और अल्टीमेटली आपको जाना है CBI या जाना है आपको ACP के पास में, रिपोर्ट सिंपल वे में लिखो और उनको ट्रैप करो। कुल मिला के देखो, अभी भी नहीं जगोगे तो आपके राइट जो है अफेक्ट होते रहेंगे। अभी कुछ लोग कहेंगे भाई पुलिस से पंगा कौन लेगा, लेंगे तो मर जाएंगे, पुलिस मार डालेगी। देखो इसी डर के कारण भारत जो है गुलाम रहा कई सालों तक अंग्रेजों का। कुछ लोग लड़े पर उनकी लड़ाई इफेक्टिव क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो रिमेनिंग लोग थे वो डर रहे थे कि हम लड़ेंगे तो हमको मारा जाएगा, हमारे साथ जो है और अन्याय किया जाएगा। पर जब उनको महसूस हो गया कि चुप बैठे थे, शोषण हुआ है, जो लड़ रहे हैं उनके साथ होने में भलाई है, तो अल्टीमेटली उनको फ़ायदा हुआ। आज हम एक आज़ाद देश में जो है सांस ले रहे हैं। अगर आप वापस चाहते हो गुलामी करना, आप चाहते हो शोषण का शिकार होना,
तो ऐसे सिनेरियो में आप नियम कायदे कानून तो भूल जाओ, जैसा पुलिस कहती है वैसा कर लो। पर आप ये मानते हो अपने दिल से, अपने दिमाग से कि रूल ऑफ लॉ है, उसमें नियम कायदे कानून है, अभी भी व्यवस्था है जिसके तहत हम ह्यूमन राइट्स को सिक्योर कर सकते हैं, तो आपको लड़ना पड़ेगा। नियम कायदे कानून आपकी जानकारी में होने चाहिए। साथियों, मेरे एक मित्र हैं, बड़ी अच्छी बात कहते हैं इस पॉइंट पे कि जब लड़ाई हम लड़ते हैं कोर्ट के अंदर, तो आपके कर्म और आपका भाग्य जो है साथ देना चाहिए। आप कर्म कर रहे हो, आपने खूब मेहनत कर ली, पर भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपने पॉइंट्स रख दिए, जज कंसिडर नहीं कर रहा है, तो वो भी एक डिसअपॉइंटिंग पॉइंट है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें। भगवान चाहता है कि आप कर्मों को वापस से मोल्ड करो, चेंज करो, ताकि आपको कर्मों का बेनिफिट जो है मिल जाए। कई बार भाग्य काम नहीं करता है तो कर्म काम कर लेते हैं। तो मेरा कहना ये है कि कर्म करने चाहिए। अगर आप पुलिस के पास जा रहे हैं, पुलिस आपको रिलीफ नहीं दे रही है, गो टू ऑनरेबल कोर्ट। ऑनरेबल कोर्ट से बेनिफिट नहीं मिल रहा है, गो टू ऑनरेबल हाई कोर्ट। पर बेनिफिट कब तक नहीं मिलेगा? साथियों, कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर ना भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए जग जाओ, मेहनत कर लो, हिम्मत कर लो, तभी जो है अपन सफल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने टॉपिक पर आपको एनलाइटन करने का प्रयास किया। अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।